सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में आपको जो पाठ पढ़ा गया था संभवतः आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, इसलिए उसको अनदेखा करें और उसके पश्चात ये आपका नया पाठ हम शुरू कर रहे हैं। हालांकि उसमें भी आपको थोड़ा कुछ पढ़ा दिया था, तो कोई बात नहीं, आप अज्ञेय जी का जीवन परिचय लिख लेंगे और उसकी जो कविताएं हैं उनको अनदेखा कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब आपके पास में आपकी नई कविता जो है वो केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित 2 कविताएं होंगी। तो कविताओं पे जाने से पहले केदारनाथ सिंह जी का जो जीवन परिचय है उस पर एक बार नजर दृष्टि डाल लेंगे। तो जन्म वर्ष लिखा है 1934, तो मृत्यु का वर्ष लिखा है 2018। तो जीवन परिचय में सबसे पहले उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी एमए करने के बाद उन्होंने वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो उच्च शिक्षा कहाँ से हुई? उनकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उनकी उच्च शिक्षा हुई है। और किस विषय में उन्होंने पीएचडी की है वो विषय भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कुछ समय पश्चात गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में जेएनयू में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद से अवकाश प्राप्त किया। संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो जिस समय जीवन परिचय लिखा जा रहा है उस समय वो एक प्रोफेसर के पद से रिटायर्ड है और स्वतंत्र रह करके वो लेखन कार्य कर रहे हैं। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। आदमी की जो भावनाएं होती हैं उन पे उनका विषय टिका हुआ है। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है, इमेजरीज बहुत ज़्यादा प्रयोग की है अपनी कविताओं में। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह और शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है। यानी कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं लिखी जिसका समाज पे कोई दुष्प्रभाव पड़ता हो, बल्कि यदि कुछ कहना चाहा, विद्रोह के रूप में कहना चाहा, तो बहुत ही शांत तरीके से उन्होंने अपनी भाषा में कह दिया। तो उनकी भाषा जो थी वो एक नियंत्रित भाषा, संयत भाषा कही जा सकती है। जमीन पक रही है संकलन में जमीन रोटी बैल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। जमीन पक रही है उनका जो काव्य संकलन है उसमें जमीन रोटी बैल आदि उनकी इसी प्रकार की छोटी छोटी कविताएं हैं। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है, यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया है। यानी उनकी जो कविताएं हैं वो मानव केंद्रित हैं और उस संवेदना को उन्होंने मानव के साथ रह के ही महसूस किया है, इसलिए उनकी कविताओं में ये विषय सहज और स्वाभाविक हैं। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई है। उसमें किसी तरह की बात को छिपाया नहीं गया और बहुत ही नम्र भाषा है और उसमें रिजुता का मतलब होता है बिल्कुल सीधापन और बेलोसपन है। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। तो उनके जो बिंब आते हैं, उनकी कविता में जो बिंब हैं वो आम आदमी के रोज के जीवन पर आधारित है। भाषा शिल्प की अगर बात करें तो शिल्प में बातचीत बड़े सहज तरीके से वो कह देते हैं और उनकी बात कहने के ढंग में हमेशा अपनापन झलकता है। उनका कविता संग्रह है अकाल में सारस। इस संग्रह पर उनको 1989 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान उनको दिया गया। इसके कुमारन आशान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य कई सम्मानों से भी वो सम्मानित किए जाते रहे हैं। अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो पोएट्री कलेक्शन उनके कितने हो गए अभी तक? तो 7। अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, भाग, टालस्टाय और साइकिल, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास उनकी एक आलोचनात्मक पुस्तक है। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत, ये उनके निबंध संग्रह हैं। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है।
उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुवाद ट्रांसलेशन किया गया और उसका जो कलेक्शन है वो हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो ये हो गया उनके जीवन परिचय पर आधारित विवरण। उसके पश्चात तो उनके जीवन परिचय के पश्चात अब उनके द्वारा जो रचित पाठ्यक्रम में संकलित 2 लघु कविताएं हैं उनके लघु सारांश को देख लेंगे। बनारस उनके द्वारा लिखित ये कविता। इस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र। बनारस में गंगा, गंगा का घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें वसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। इस शहर के साथ मिथकीय आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। गंगा में बंधी नाव, एक और मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिताग्नि। उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, ये सब जो है बनारस की विशेषताएं हैं। यहाँ हर कार्य अपने तरीके से होता है, बड़ी सरलता से होता है। यही बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस। काशी की अति प्राचीनता, तो बनारस के और भी नाम है, काशी, वाराणसी, बनारस एक शहर है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यानी इस कविता में आपको काशी का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब नजर आएंगे। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस का एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल और अर्थ के स्तर पर गहरी है। कविता का क्षेत्र विवरणात्मक होने के साथ साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय। तो ये आपकी पहली लघु कविता बनारस पे थोड़ा लघुसार। उसके पश्चात अगली कविता है दिशा। यह कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है कि हिमालय किधर है। बालक का उत्तर भी बालक जैसा ही है कि हिमालय उधर है, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। कविता लघु आकार की है और यह कहती है कि हम बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कविता की भाषा अत्यंत सहज है। तो ये 2 कविताएं बनारस और दिशा आपके पाठ्यक्रम में है। तो व्याख्या की आपको भेज दी जाएगी। एक बार कविता का वाचन अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।